हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वही जो हमारी क्लास कंटिन्यू हो रही है रैपिड डिटेल्ड पार्ट की, जिसमें मैं सारी चीज़ें फास्टली और रैपिडली वे में बताता हूँ, पर साथ ही साथ डिटेल्ड वे में बताता हूँ। तो हमारा थोड़ा बहुत रैपिड भी रहता है और थोड़ा बहुत डिटेल्ड भी रहता है, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को नाम रखा है रैपिड डिटेल्ड क्लासेस। ठीक है। अब आज हमने कल किया था सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि सेम ट्रांजैक्शन रूल ऑफ रेस जस्टे की बात बता रहा था। तो हमने कल पूरा कर लिया था कल वाली वीडियो में, और आज हम पूरा करेंगे सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये पहले हमें देखने के लिए मिलता था सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो हूबहू सेम कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट से सेक्शन 5 को पढ़ूंगा, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, और फिर नीचे इसके इलस्ट्रेशन भी पढ़ूंगा, और फिर अपने नोट्स में से सेक्शन 5 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उसमें नोट्स आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फैक्ट्स विच आर ओकेशन, तथ्य जो कि ओकेशन है। ओकेशन क्या होता है? मौका। कोज जो कि नतीजा है, और अफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, या फिर परिणाम है किसका? फैक्ट इन इशू के होने का। ठीक है। और रेलिवेंट फैक्ट, या परिणाम है किसके होने का, या फिर रेलिवेंट फैक्ट के होने का, संदर्भित तथ्य को होने का। ठीक है। आप बॉडी पढ़ते सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। फैक्ट्स विच आर द ओकेशन, जो तथ्य ओकेशन है। कोज जो तथ्य कोज है, नतीजा है। और अफेक्ट जो परिणाम है। इमीडिएट और अदरवाइज, या तो तुरंत है या फिर बाद में होने वाली है। ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, किसका 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 ओकेशन है, किसका कोज और किसका अफेक्ट है? रेलिवेंट फैक्ट्स का और फैक्ट इशू का। ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं? जो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए हुए हैं। और फैक्ट्स इशू क्या होते हैं? जो सब्सटेंटिव लॉ की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके जो भी किसी अक्यूज पे धारा लगती है, एक पिनल लॉ का कोई प्रोविजन है, तो उसका केस को सोल्व करने में, केस को प्रूव करने में फैक्ट इशू प्रूव करना पड़ता है, तो वो फैक्ट इशू है। ठीक है। अब देखिए, और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, या वो गठन करता है, वो तथ्य गठन करता है किसका? स्टेट ऑफ थिंग्स का। मतलब एक वस्तु बहुत लगातार टाइम से चली आ रही है। ठीक है। तो वो स्टेट ऑफ थिंग्स है। अंडर विच दे हैपन, और स्टेट ऑफ थिंग्स कैसे? वो वस्तु बहुत टाइम से चली आ रही है, और अंडर विच दे हैपन, और कौन सी स्थिति में वो घटे हैं वो। ठीक है। और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस, या फिर कुछ ऐसे तथ्य जो रेलिवेंट फैक्ट तो हैं और फैक्ट इशू से जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपॉर्चुनिटी, एक मौका। अपॉर्चुनिटी मतलब एक मौका दिया किसी को कि वो क्या कर सके? फॉर देयर अकरेंस, उन तथ्यों को रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इशू को कर सके। और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट, या फिर ट्रांजेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई ऐसा मौका मिल जाए कि जो ट्रांजेक्शन है, जो एक ऑफेंस की पूरी ट्रांजेक्शन है, उसको घटित कर सके, उसको कंप्लीट कर सके। तो वो क्या है? आर रेलिवेंट, तो वो पूरी की पूरी रेलिवेंट हो जाएंगी। तो सीधा सीधा बात है, ओकेशन, कोज, अफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज। ठीक है। ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू which constitute the state of things under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। तो ये रेलिवेंट है। एक केस में अगर ओकेशन दिखी गई, एक केस में कोज भी दिख रहा है, भाई ओकेशन थी तो कोज अफेक्ट हुआ। ठीक है। अफेक्ट दिख रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो सारे वो रेलिवेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं हम सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, फिर अपने नोट्स में से पढ़ाऊंगा। पूरा अच्छा बनाया हो नोट्स, उसमें से आपको सारा समझ में आ जाएगा सारा खेल क्या है। सेक्शन 5 में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेलिवेंट फैक्ट को कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए, फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए सेक्शन 5। ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है, क्या प्रश्न है? वेदर ए रोब्ड बी, कि क्या ए ने बी को रोब किया, क्या ए ने बी को रोब किया, डाका उसको लूटा। द फैक्ट्स दैट, तथ्य दिखाते, क्या तथ्य दिखाते? शॉर्टली बिफोर द रोबरी, कुछ समय पहले रोबरी से, उसके लूटने से, बी को लूटने से, बी वेंट टू द फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन, बी मेले में गया था और बी के पास पैसा था, उसकी पोजेशन में, उसके पॉकेट में पैसा था। ठीक है। एंड दैट ही शोड इट, और उसने वो पैसा बी ने सबको दिखाया भी था कि वो मेले में जा रहा, बहुत सारा पैसा लेके पैसा उड़ाएगा मेले में। और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट, या फिर दिखाया नहीं, या बस मेंशन करा, अरे हाँ पैसे उसे तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। टू थर्ड पर्सन, किसको बताया और किसको शो किया? टू थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति को। ठीक है। आर रेलिवेंट, तो ये क्या है? रेलिवेंट है। ठीक है। बहुत संदर्भित रख रहे हैं। ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्या दिखा रहे हैं? सीधा सीधा क्या दिखा रहे हैं भाई? बी सबको अपना पैसा दिखा रहा है, या फिर मेंशन कर रहा है कि हाँ मेरे पास पैसा है, तो ओकेशन दे रहा है वो। ओकेशन ही अपॉर्चुनिटी, ओकेशन ही अपॉर्चुनिटी में बदलती है। ठीक है। ओकेशन आई भाई, कुछ करने के लिए किसी ने बताया कि भाई मेरे पास पैसा है या नहीं है, किसी ने शो भी किया भाई उसके पास बहुत सारा पैसा है,
तो एक ऑफेंडर ने क्या सोचा कि ये मेरे पास करेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बी मेले में भी जा रहा है और मैं इसको अब धर दबोच लेता हूँ, इसका पैसा लूट लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, रेलिवेंट है ये सारी चीजें। अब इलस्ट्रेशन बी, द क्वेश्चन इज, अब एक और प्रश्न उठता है, क्या उठता है, वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी की हत्या की है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड, जो निशान है ग्राउंड पर, जमीन पर, प्रोड्यूस बाय स्ट्रगल, जो कि प्रोड्यूस कैसे हुए हैं, जो कि क्रिएट कैसे हुए हैं वो मार्क्स, स्ट्रगल से। दोनों आपस में लड़े होंगे, ए और बी लड़े होंगे, स्ट्रगल हुआ होगा उनके बीच में, तो उससे भाई जमीन पर भी निशान उशान, पैरों उरों के निशान, गिरने उड़ने के निशान, जो दबोच के नीचे गिर लेते हैं उसके निशान तो आए होंगे जमीन पर। एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट, जिस जगह मर्डर हुआ वहां, और जहां जिस जगह पे मर्डर हुआ उसके आसपास वाली जगहों में वो रेलिवेंट है सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, संदर्भित तथ्य है उस केस में जो ट्रायल चलेगी किसकी, स्टेट वर्सेस ए की जो ट्रायल चलेगी कि तूने मर्डर किया है बी का, वो कहेगा कैसे किया है भाई, जहां तुम्हारी लड़ाई हुई थी वहां में मार्क्स मिले हैं, तेरे खून के निशान मिले हैं, बी ने भी तेरे को मारा होगा, तेरे खून मिले हैं, तेरे कोई बाल बूल पड़े हुए मिले हैं वहां पर, ठीक है, तेरा जूता मिला है, या फिर तेरा क्या मिला है, या फिर तेरे को उसने जमीन पे लेटा लिया था, तेरा पूरा का पूरा शरीर यूं का यूं छपा हुआ है उस पर, मतलब जो मार्क है वो छपा हुआ। तो ये क्या है, ये भी संदर्भित तथ्य है। अब इलस्ट्रेशन सी, द क्वेश्चन इज, अब भाई प्रश्न क्या उठता है ट्रायल में, वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को जहर दिया है। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम ascribed टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए, भाई जो बी की हेल्थ है, बी की जो सेहत की जानकारी है, और बिफोर द सिम्टम ascribed टू पॉइजन से पहले उसकी क्या हालत थी बी की, वो और उसकी बी की हैबिट ए को पता था कि भाई ए रोजाना 7 बजे उठते के साथ मैंगो शेक पीता है, ए रोजाना 7 बजे उठ के कुकुम्बर शेक पीता है, तो इसमें जहर मिलाया जाए, ये स्टेट ऑफ थिंग्स है, भाई रोजाना पीता है, तो ए को पता था क्या अब इसमें पॉइजन मिला था, डेली पीता फिर मर जाएगा। विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन आर रेलिवेंट फैक्ट, जो कि बी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मौका ढूंढा, अगर कोई उसके इंटेंशन दी, हाँ भाई आज तो इसको खल्लास करना है ए को, तो उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी मिली बी को, ठीक है, क्या करने के लिए कि भाई रोज ये जूस पीता है, इसके जूस में जहर मिला देता हूँ। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, की उसने जहर मिला दिया, एडमिनिस्ट्रेशन या खुद मिला दिया, किसी और से मिलवा दिया। आर रेलिवेंट फैक्ट, तो ये क्या है, ये भी रेलिवेंट, ये भी संदर्भित तथ्य हैं उस केस में, ठीक है। कौन से केस में, स्टेट वर्सेस ए जो केस चलेगा कि तूने बी की मर्डर किया है, ठीक है, उस केस में। तो ये था हमारा सेक्शन 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोज में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कोज भाई, जैसे किसी विक्टिम को इंजरी हुई, ए ने बी को चोट मारी, थप्पड़ मारा, लाते मारी, ठीक है, डंडा मारा सर पे, तो अफेक्ट क्या निकला, भाई जो बी है विक्टिम है उसको दर्द हुआ होगा, वो अगर डंडा मारा सर में उसके सर से खून आया होगा, तो क्या अफेक्ट क्या है, वो खून आना, वो दर्द होना ही अफेक्ट है। और अब हॉस्पिटल में जाएगा, वो इलाज करवाएगा, पट्टी पुट्टी बांध के घूमेगा, दुनियादारी को दिखेगा, अरे पट्टी बांध के घूम रहा है, सबको पता लग जाएगा ए ने बी की पिटाई की है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अफेक्ट ही है, किसका, फैक्ट इशू का अफेक्ट है भाई वो, ठीक है। और ओकेशन क्या है भाई, मान के चलिए ए और बी एक कपल है, ए और बी मैरिड कपल है, ठीक है, एजिड कपल है, मान के चलिए 50-60 साल के हैं, तो उनकी हमेशा से हैबिट है, क्या हैबिट है, वो अपने घर में रहते हैं, लेकिन जो उनका पीछे वाला दरवाजा है वो हमेशा उस पीछे वाले दरवाजे को खोलकर सोते, क्योंकि ताजा हवा अंदर आए, ठीक है, गाँव में ऐसा होता भी है। जो मिस्टर एक्स एक चोर है, उनको मिस्टर ए और बी की फैमिली उसके घर के बारे में पता कि हमेशा से बहुत साल हो गए इनको ये दरवाजा खोल के सोते हैं, तो ये क्या है, उसको एक्स को पता लगा कि ए और बी दोनों बहुत साल हो गए दरवाजा खोल के सोते हैं, तो मेरे लिए आज करेक्ट मौका है, मैं प्लानिंग करता हूँ इनके घर में कैसे डाका, इनके घर में कैसे चोरी की जाए, ठीक है। तो ये क्या है, वो एजिड कपल ए और बी उसको क्या दे रहे हैं, ओकेशन दे रहे हैं, और एक्स ने क्या ढूंढा उसके अंदर, गेट खुला हुआ है, अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मौका ढूंढा, और जैसे ही रात हुई 1-2 बजे रात के 1 AM 2 AM और वो चोर मिस्टर एक्स ए और बी उस एजिड कपल के घर में और सारा माल उड़ा के बाहर, तो ये क्या हुआ, ओकेशन टर्न्ड इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओकेशन से ही अपॉर्चुनिटी बनती है, ओकेशन दी आपने, कुछ माहौल दिखाया, और माहौल दिखा के एक व्यक्ति ने अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, ठीक है। तो ये होता है सेक्शन 5 में, ये हमें एसेंशियल्स जो मिलते हैं ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम अपने नोट्स से सेक्शन 5 को पढ़ेंगे, और आज हमारा अगर हो सकता है तो हम सेक्शन 6 को भी कंप्लीट कर देंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि मोटिव प्रिपरेशन वगैरह की बात होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अपने नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, सेक्शन 5 के ये इंग्रेडिएंट्स है किसके, सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या, ओकेजन, कोज, अफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग, अपॉर्चुनिटी, ये इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है।
अब देखिए, रेलिवेंट फैक्ट इज नॉट फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू इज इन भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंसिस्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखिए फैक्ट्स, सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है, फैक्ट्स तथ्य जो है कैसे हैं, ओकेशन है, ओकेशन से क्या बनता है, ओकेशन से क्या बनता है, सीधा सीधा भाई अवसर दे रहे हो आप किसी को, मौका, अवसर दे, ओकेशन, ठीक है। फैक्ट्स तथ्यों से क्या क्या बनता है, ओकेशन, कोज, अफेक्ट, और इन तीनों से मिलकर क्या निकल के आता है, या तो ओकेशन है किसकी, फैक्ट इन इशू की होने की या रेलिवेंट फैक्ट की होने की, कोज है किसका, फैक्ट इन इशू के होने का, रेलिवेंट फैक्ट के होने का, अफेक्ट है किसका, फैक्ट इन इशू के होने का या रेलिवेंट फैक्ट के होने का, ठीक है। अब फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट, अब फैक्ट तथ्य जिसने गठन किया, किसका गठन किया, फैक्ट इन इशू हैपेंड, रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, ठीक है। अब थर्ड, अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी, अब अफोर्ड की, अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, अकरेंस घटित करने का क्या, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 7 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ये थे। हम और आगे पढ़ते हैं। देखिए, मोटिव इज अ पुलिंग फैक्टर, वाई एलिमेंट, जो मोटिव है भाई, मोटिव मतलब बदला लेने की भावना या कुछ इरादा कि भाई उसने मेरे साथ कल को गलत किया था तो मैं उसको साथ गलत करूंगा, आज से ही बदला लेने की भावना मन में पाल लेता, ठीक है, रिवेंज, मोटिव। तो मोटिव इज अ पुलिंग फैक्टर, मोटिव एक ऐसा फैक्टर है जो एक ऑफेंडर को पुल करता है कि हाँ तेरे को याद दिलाता उसने तेरे साथ क्या किया था और अब उसको तू सबक सीखा। तो ये क्या है, मोटिव इज अ पुलिंग फैक्टर। एक व्यक्ति भूलना चाहता है पर मोटिव उसको भूलने नहीं दे रहा, वो घटना उसको याद दिला दे रहा है कि तेरी बेइज्जती हुई थी, तू अब ये क्राइम कर, ठीक है। और मोटिव क्या है, वाई एलिमेंट। वाई एलिमेंट क्यों है भाई, मोटिव केस में जब एक केस ट्राई होगा भाई, कोई हत्या का केस है, कोई मर्डर का केस है, तब केस ट्राई होगा तो स्टेट वर्सेस ए, अगर एक अक्यूज्ड है, ऑफेंडर है ए, उसके ऊपर केस की ट्रायल चल रही है, सॉरी फिर उसके ऊपर स्टेट वर्सेस ए पे मर्डर की ट्रायल चल रही है, तो कोर्ट ढूंढेगा तो सही भाई मोटिव क्यों आया इसके अंदर, वाई एलिमेंट, क्यों इसके अंदर मोटिव आया ए के अंदर, क्यों इसने कौन से मोटिव के चलते इसने हत्या की है बी की, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। अब देखिए कोज, कोज क्या है, कोज क्या है, कोज मतलब नतीजा देना, कोज क्या है, पुशिंग फैक्टर इज कोज, इमीडिएट फैक्टर, पुशिंग फैक्टर है कोज की भाई कर तू ये क्राइम कर, कोज कर, तू नतीजा निकाल, तो ये क्या है, पुशिंग फैक्टर है। मोटिव बनता है, मोटिव या पुलिंग फैक्टर अपने पास खींचता है, और कोज क्या करता है, खींचा मोटिव ने और कोज करवा दिया किसको, एक ऑफेंस को, ठीक है। तो वो क्या है, पुशिंग फैक्टर है क्या, कोज, नतीजा, ठीक है। इमीडिएट फैक्टर, तुरंत, कोज तुरंत होगा, ठीक है, कोज तुरंत होगा, इमीडिएट होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। कोज तो निकलेगा भाई, ऑब्वियसली ए ने बी को चाकू मारा, अब कोज क्या निकला, बी के पेट में चाकू मारा, बी का पेट बिल्कुल बीच में से चिर गया, खून निकला, अफेक्ट निकला, कोज निकला, नतीजा क्या हुआ भाई, ए बी को चोट पहुंची चाकू से, नाइफ से, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी की फाइट हुई थी थोड़े दिन पहले, मान के चलिए आज 28 तारीख है, तो 1 जून को ए और बी की फाइट हुई थी। अब देखिए, अब बी ने भाई ए को ज्यादा पीट पूट दिया, अब ए ने क्या बनाया उसी दिन ही, एक जून को 1/6/2024 को उनकी लड़ाई हुई थी कहीं पे, अब बी ने ए को पीट दिया, पर ए ने तुरंत जैसे पीट के वो बी उसको पीट के गया, ए ने तुरंत मोटिव बना लिया, क्या मोटिव क्या बनाया, रिवेंज लूंगा मैं, ए ने मोटिव बना लिया कि बी से अपना रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा, मेरे को इसने मार कैसे दिए, तो उसने 1 जून को ही 2024 को अपना मोटिव बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आज की तारीख 28 जून पर क्या हुआ, ए एंड बी मिलते हैं, दोबारा आमने सामने आ जाते हैं, कहा मार्केट में, किसी मानने के चले सदर बाजार गुड़गांव में आमने सामने हो जाते हैं। अब क्या होता है, फिर बी इंसल्ट करता है ए को, फिर बी ए को इंसल्ट करता है मार्केट में, अब क्या होता है, कोज। अब ये क्या है भाई, बी ने फिर इंसल्ट किया तो ए को इमीडिएट फैक्टर, इमीडिएट उसको ये लगा कि दोबारा, अभी थोड़े दिन पहले तो मेरी पिटाई हुई थी, मैं वो भूल नहीं पाया, अब ये दोबारा मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब ये क्या हुआ, कोज दिखाया, बी ने ए को कोज, नतीजा पैदा करने के लिए क्या किया, उसकी इंसल्ट की। अब देखिए, अब क्या होता है, अब सब्सिक्वेंटली जैसे वो इंसल्ट करता है, ए उसकी हत्या कर देता है, तो ये क्या हुआ, सीधा सीधा बताइए, ये सीधा क्या हुआ, ये अफेक्ट निकाला ना, ये अफेक्ट निकाला भाई, बी ने की इंसल्ट की भाई, पहले पीटा था 1 जून को, फिर थोड़े दिन बाद आज की तारीख में मिला, बी ने फिर उसकी इंसल्ट की, अब एक गुस्सा आया, उसने अफेक्ट निकाले, चाकू घोप दिया बी के पेट में, अभी क्या निकला, अफेक्ट निकला, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आप आगे पढ़ते हैं, ये आगे अफेक्ट उफेक्ट की आगे शॉर्ट नोट्स भी मैंने बहुत बनाई हुई है, इसके बारे में आगे हिंदी में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, अफेक्ट, सॉरी चाकू नहीं मारा था, ए शॉट बी, ऐसा अफेक्ट क्या निकला, अफेक्ट नतीजा क्या निकला, ए ने बी को गोली मार दी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें रेलिवेंट क्या क्या होगा,
रेलिवेंट क्या क्या होगा इस केस में, संदर्भित क्या क्या रखेगा इस केस में तथ्य, भाई सीसीटीवी फुटेज, जहां पे चाकू चूकू, जहां पे गोली उली मारी ए ने बी को, तो वहां की सीसीटीवी फुटेज दिखेगी, तो वो क्या होगा, वो अंडर सेक्शन 5 इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट हो जाएगी। जहां पे ए ने बी को चाकू मारा, गोली मारी, तो वो सीसीटीवी फुटेज अंडर सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएगा उस केस में, जो ट्रायल चलेगी स्टेट वर्सेस ए के केस की। ठीक है, अब देखिए ब्लड स्प्रेड ऑफ बी इज अफेक्ट। अब जैसे शॉट किया, ए ने बी को गोली मारी, तो बी के बॉडी से जो ब्लड निकला वो क्या है, वो ब्लड स्प्रेड क्या है, खून बिखर गया हर जगह, वो क्या है बी की भरी बॉडी से, वो अफेक्ट है, वो भी नतीजा है। ठीक है, पीपल अराउंड गोट स्केर्ड इज अफेक्ट। पीपल जो आसपास खड़े थे, जब ए ने बी को गोली मारी तो पीपल जो आसपास खड़े थे वो डर गए, तो वो क्या है, पीपल का डरना, लोगों का डरना क्या है, जब ए ने बी को गोली मारी, वो भी अफेक्ट है, एक नतीजा ही है इसका। ऑब्वियसली इफेक्ट इशू हुआ है तो पीपल डरे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है, थर्ड पढ़ते हैं हम स्टेट ऑफ थिंग्स। इवेंट रिपीटिंग रेगुलरली इज स्टेट ऑफ थिंग्स। एक घटना है, कोई इवेंट है जो रेगुलरली रिपीट हो रहा है, जो रेगुलरली हो रहा है, चलन में है, तो वो क्या है, वो स्टेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, वन स्टूडेंट इज ऑलवेज सिट ऑन सेम चेयर। भाई मेरे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट, मेरी कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट हमेशा एक ही बेंच पे बैठता है, एक ही उसको मैंने प्लास्टिक चेयर दी हुई, उस पे बैठता है। सभी बच्चों को पता है भाई, हमेशा ये 1 साल से पढ़ने आ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, यहीं बैठता है। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए तो क्या होता है, अगर किसी को इलविल होगी उस स्टूडेंट के प्रति, भाई उसकी मान के चलो किसी से बनती नहीं होगी, तो एक बी स्टूडेंट ने, ए स्टूडेंट हमेशा एक साल से भाई उसी चेयर पे बैठ रहा है मेरे कोचिंग में आके। ठीक है, अब बी क्या करेगा भाई, उसकी ए की और बी की बनती नहीं, तो बी ने इंटेंशन पाली कि भाई आज ए का खात्मा करना है। ठीक है, या एक हल्की फुल्की चोट पहुंचानी, तो क्या करता है, एक पॉइजन से भरी हुई सुई जो उसकी निडल होती है उस पर पॉइजन लगा लेता है और उस चेयर के अंदर ऐसे इंसर्ट कर देता है, जैसे ए बैठेगा कि ए को वो पॉइजन चुभेगा और ए का काम तमाम। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये स्टेट ऑफ थिंग्स है। भाई उसको पता है रेगुलरली वो एक चेयर पे बैठता है। ठीक है, आज अगर मैं इस चेयर पे लगाऊंगा तो यहीं आके बैठेगा, वहां दूसरी पे नहीं बैठेगा, क्योंकि ये स्टेट ऑफ थिंग्स है, ये रेगुलरली रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, हाँ ये आ गया वो एग्जांपल, ओल्ड कपल होम वाला एग्जांपल आ गया। देखिए अब 1 2 3 4 कमरे हैं, एक बुजुर्ग कपल है, एजिड कपल है, उसके घर में 4 कमरे हैं, 1 2 3 4। जो रूम नंबर 1 है उसका हमेशा वो दरवाजा खोलकर सोते हैं, उसका दरवाजा वो हमेशा खोलकर सोते हैं, और पीछे उनका जो ओपन एरिया है, रूम नंबर 1 और 2 के पीछे ओपन एरिया है, और रूम नंबर 3 और 4 के आगे उनका गेट है। ठीक है, घर की एंट्रेंस है। अब जो पीछे जो ओपन एरिया का जो रूम नंबर 1 है उसका वो गेट खोलकर सोते हैं हमेशा भाई ताजा हवा आने के लिए। अब क्या होता है, और हमेशा रात में ही खोल के सोते हैं, सुबह नहीं खोलते, रात में ही। ठीक है, आप देखिए, और आगे उनके घर के आगे भाई गेट वो रोड भी है। रेगुलरली ओपन डोर ऑफ रूम 1 इज अ स्टेट ऑफ थिंग्स। और रेगुलरली वो ओल्ड कपल अपना रूम नंबर 1 का गेट खोलकर सोते हैं, तो वो क्या है, रेगुलरली कर रहे हैं ना वो, तो वो स्टेट ऑफ थिंग्स है, मतलब रिपीटेडली रेगुलर रिपीट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए, थीफ न्यू दैट ओल्ड कपल लीव डोर ओपन इन नाइट। चोर को पता लग गया कि भाई ये एजिड कपल है, ये कपल है, ये रात को अपना रूम नंबर 1 का दरवाजा खोलकर सोते, तो ये क्या है, डेट्स ओकेशन गिवन टू थीफ बाय विक्टिम। ये अब विक्टिम ने थीफ को ओकेशन दिया, क्या ओकेशन दी, कि हम गेट खोलकर सोते हैं, उसने बताया नहीं, इम्प्लाइडली पता लग गया कि भाई ये चोर की निगाह तो बहुत शातिर होती है। ये क्या हुआ, विक्टिम ने थीफ को ओकेशन दी। ठीक है, ओकेशन दी, अवसर दिया। एंड बेनिफिट ऑफ ओकेशन इज बाय थीफ एज अपॉर्चुनिटी। और फिर थीफ ने इस ओकेशन को क्या समझा, किसमें कन्वर्ट किया, अपॉर्चुनिटी में, मौके में, कि भाई ओकेशन मिली, अवसर मिला है, अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि जाके अंदर चोरी करता हूं ड्वेलिंग हाउस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो वाला। अब देखिए आगे, ओकेशन कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटी। वो पहले ही बता दिया था, ओकेशन, अवसर हमेशा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है, अपॉर्चुनिटी ओकेशन नहीं बनता। पहले ओकेशन होगी, अवसर होगा कि कुछ करो, ठीक है, फिर ही अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, मौका बनेगा। ओकेशन कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ये याद रखना हमेशा, सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और देखो, ओकेशन रेगुलरली रिपीट्स सो इट्स पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एक ओकेशन रेगुलरली रिपीट हो रही है तो वो क्या है, वो भी भाग बन जाता है किसका, अपॉर्चुनिटी का। अगर भाई डेली स्टेट ऑफ थिंग्स हो रहे हैं, डेली एजिड कपल अपना गेट खोल के सो रहे रात को ताकि ताजा हवा है, हमारा घर ठंडा रहे। ठीक है, तो क्या होता है, ये भाई सीधा अपॉर्चुनिटी है। अगर डेली सो रहे हैं वो तो डेली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक दिन सोते हैं तो वो एक दिन में भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते देखिए। अब फॉर ओकेशन क्या होता है, रेगुलरली रिपीटिंग इज ओकेशन गिवन बाय विक्टिम। रेगुलरली रिपीट हो रहा है, डोर खोल के, एजिड कपल डोर खोल के सो रहे हैं,
तो क्या है, वो ओकेशन दे रहे हैं किसको, चोर को। ओकेशन गिवन बाय विक्टिम, और विक्टिम खुद ओकेशन देता है किसको, ऑफेंडर को। ऑफेंडर ओकेशन चूज कभी नहीं करता, ओकेशन नहीं देता। विक्टिम हमेशा ओकेशन देता है, ठीक है, ऑफेंडर को। अब देखिए नोट्स हम पढ़ते हैं। अब हम नोट्स पढ़ते हैं, इसमें हम इसके कोज अफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ओकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, और हाँ इसमें लास्ट इन टुगेदर थ्योरी भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए नोट्स हम पढ़ते हैं कोज का, ठीक है। कोज कैन बी द इंसिडेंट फॉर द हैपनिंग, कोज एक इंसिडेंट हो सकता है होने के लिए, हैपनिंग के लिए, विच पुश्ड अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, जो कि कोज एक व्यक्ति को पुश करता है, धक्का देता है कि तुम करो एक पर्टिकुलर फैक्ट, जो तुम्हें पता है कि तुम क्या करोगे, पर्टिकुलर फैक्ट, अनिश्चित फैक्ट, निश्चित फैक्ट, ठीक है, निश्चित एक्ट कार्य करोगे। वेयर एज मोटिव इज द लार्जर ऑब्जेक्टिव, और दूसरे हाथ पे कोज अगर छोटा ऑब्जेक्टिव है तो मोटिव, बदला लेने की भावना, वो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है, मोटिव बहुत बड़ा स्कोप है, मोटिव वाइड स्कोप है, ठीक है। ऑफ द गोल विच इज सोट टू बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, और मोटिव क्या है, एक गोल है, जो क्या एक पर्टिकुलर एक्ट का गोल है वो, ठीक है भाई, मेरे को एक पर्टिकुलर कार्य करना जो मैंने सोचा हुआ है, जिसके लिए मेरे को कोज निकालना है, परिणाम निकालना है, तो वो क्या है, मोटिव एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है। वेयर एज मोटिव इज द लार्जर ऑब्जेक्टिव फॉर द गोल विच इज सोट टू बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग पर्टिकुलर एक्ट। अ सडन क्वारल बिटवीन अक्यूज्ड एंड द विक्टिम इज द कोज, एकदम से लड़ाई हो जाती है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में, तो बी ए को ज्यादा पीट देता है, तो बी क्या होगा, बी होगा ऑब्वियसली ऑफेंडर अक्यूज, और ए क्या होगा, विक्टिम होगा। और सडन क्वारल, उनके बीच में सडन लड़ाई हो जाती, कोई लेना देना नहीं है, मेट्रो में खड़े हैं, एकदम से भाई कुछ कंधा उंधा लगा, लड़ाई, क्वारल चालू हो गई। अब ए भाई थोड़ा कमजोर सा था और बी बहुत तगड़ा था, बी ने उठा के ए को पटका मेट्रो की ट्रेन में, तो ये क्या हुआ, सडन क्वारल हुई, बी अब अक्यूज बन गया, बी ने बहुत पीटा और ए ने कम उसको हाथ पैर चले उसके, तो ये क्या हुआ, ये क्या है, ये सीधा सीधा कोज है, ठीक है, नतीजा है। फॉर द अक्यूज टू किल द विक्टिम वेयर एज मोटिव विल बी द लार्जर गोल, फॉर इंस्टेंस रिवेंज। फॉर द अक्यूज टू किल द विक्टिम, एक सडन क्वेरल हुई और अक्यूज के मन में क्या आया, सीधा सीधा इसको मार देता हूँ, क्या, सीधा सीधा विक्टिम को किल कर देता हूँ। वेयर एज मोटिव विल बी द लार्जर गोल, फॉर इंस्टेंस रिवेंज। और अगर उस दिन मेट्रो में तो ए और जो बी की लड़ाई हुई थी वो तो छोड़ कर चले गए, लेकिन भाई ए को ज्यादा पीट दिया बी ने, और ए ने अब रिवेंज की भावना पाल ली अपने मन में कि कल ये मेट्रो में इसी टाइम आता है, या ऑफिस की छुट्टी इस टाइम में होती है इसकी। अब पिस्टल लेके वो रिवॉल्वर लेके ए मेट्रो में घुस चुका है छुट्टी के टाइम अपने ऑफिस की, और उसकी बी की छुट्टी, बी की उसकी, उसने मोटिव पाला हुआ है, मोटिव लार्जर गोल है, मोटिव एक छोटा मोटा वो नहीं है, फैक्ट नहीं है, बहुत लार्जर फैक्ट है भाई, बदला लेने की भावना। तो ए ने बी को मेट्रो ट्रेन में गोली मार दी। अब क्या हुआ, सीधा सीधा क्या हुआ, इसमें अफेक्ट भी निकला और पब्लिक डरी भी, मेट्रो में सीसीटीवी भी लगा हुआ है, कैमरे भी लगे हुए हैं, तो सब कुछ चेक हो जाएगा। और अब क्या होगा, और ये सीधा सीधा सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का करेक्ट भी होता दिख रहा है, मोटिव डेवलप होता दिख रहा है इसका, जो अक्यूज्ड है उसका। और एक दिन पहले क्वारल हुआ था जब तो छोड़ छूट के चले गए थे ए और बी, जब बी ने ए को पीटा, लेकिन अगले दिन ए पिस्टल लिया है और बी को ट्रेन में गोली मार दी, ठीक है। तो क्या हुआ, सीधा सीधा रेलिवेंट फैक्ट है ये सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जब केस चलेगा मर्डर का, ए स्टेट वर्सेस ए जब अक्यूज होगा, ठीक है, तो ये हमारा होगा सीधा सीधा नोट 1 हमने पढ़ा कोज का। अब हम पढ़ेंगे अफेक्ट। When the fact in issue and relevant fact are happened, there are so many things which become consequence of such fact in issue and relevant fact. जब एक फैक्ट इन इशू होता है और रेलिवेंट फैक्ट संदर्भित तथ्य घटते हैं, तो आसपास में बहुत सारी चीजें हैं जो परिणाम में आती हैं, ठीक है। जैसे एक चोरी हुई एक घर में, ड्वेलिंग हाउस में, तो भाई चोर तो चोरी करके चले जाएंगे। अब जब आएंगे मान लीजिए उस घर के, तो देखेंगे क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला, भाई वो रोएंगे चिल्लाएंगे, हमारे घर में चोरी होगी, तो ये भी क्या है, ये भी एक तथ्य है, क्या ये अफेक्ट है, भाई उनके घर में चोरी हुई, वो रात को 2 घंटे बाद अपने घर में आए, उन्होंने देखा भाई सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, चोर तो सारा माल लूट कर चले गए, तो ये क्या है, अब वो रोएंगे चिल्लाएंगे, नेबर्स को सुनाई देगा, सबको गली में चिल्लाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, क्या है ये, सीधा सीधा अफेक्ट है ये, ठीक है, नतीजा है, परिणाम है। बिकम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सस्पेक्ट इन इशू। अब ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ये तो है, ये परिणाम ही तो है किसके, भाई ना तो चोरी होती ना तो वो चीखते, तो चोरी हुई और वो मालिक घर के आगे चीखे, तो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस, ये परिणाम है किसके, फैक्ट इन इशू के। और फैक्ट इन इशू क्या है, सब्सटेंटिव लॉ के जो एसेंशियल्स जो धारा है, जो सेक्शन है, उसकी रिक्वायरमेंट है फैक्ट इन इशू। एंड रेलिवेंट फैक्ट, और रेलिवेंट फैक्ट क्या है, जो संदर्भित तथ्य है उस धारा से जुड़ा हुआ, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो वो भी फैक्ट इन इशू, वो रेलिवेंट फैक्ट। अब देखिए
दीज कॉन्सिक्वेंसेज आर नथिंग बट द अफेक्ट ऑफ द इवेंट। ये कॉन्सिक्वेंसेज, ये परिणाम कुछ नहीं है, बट क्या है, अफेक्ट है, नतीजा है किसका, एक इवेंट का, एक घटना का, ठीक है। एंड हेंस रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसलिए ये रेलिवेंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 5 के अंतर्गत। अब फॉर इंस्टेंस सम सॉर्ट ऑफ साउंड, अब इंस्टेंस के लिए समझ लीजिए क्या क्या आप कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं फैक्ट इशू के, रेलिवेंट फैक्ट के। कोई साउंड आई, एक फैक्ट इशू, कोई अपराधी कोई अपराध कर रहा है, लेकिन वो बड़ी तेज तेज से ताला तोड़ रहा है किसी ज्वेलरी शॉप का, तो साउंड कर रहा है भाई, ताला टूटने में साउंड तो आती है, तो वो क्या है, साउंड क्या है, साउंड क्या है, अफेक्ट है, ठीक है। सम ब्लड श्रेड्स, भाई ए ने बी को चाकू मारा, बी के बिल्कुल शरीर से पूरी निकली खून की, तो ये क्या है, ये क्या है भाई, बी के ब्लड स्प्रेड हो गया जगह जगह, जहाँ ऑफेंस का स्पोर्ट ऑफ ऑफेंस था, तो वो क्या हुआ, ये भी अफेक्ट है कि हाँ भाई फैक्ट इन इशू हुआ है, ठीक है। ब्रोकन क्रोकरी एट द हाउस, भाई चोर उड़ाए थे, ए चोर था वो बी के घर में चोरी किया उसने, और भाई माल तो लूटा, रसोई के सारे क्रोकरी भी तोड़ दी, बर्तन भी तोड़ दिए, जो कि इसमें चिमनी पत्थर के थे, चिमनी मिट्टी के थे, तो ये क्या है, ये भी अफेक्ट है क्या, कि भाई फैक्ट इन इशू हुआ है, चोरी हुई है बी के घर में, ए ने की है, एक ने की है या नहीं की वो तो बाद में पता लगा, लेकिन ये क्या है, ये भी अफेक्ट है। सम टोन क्लोथ, भाई ए और बी के बीच में स्कफल हुई, लड़ाई हुई, मारा पीटी होगी, हाथापाई होगी, 1 by 1 फाइट होगी, तो ए ने बी के कपड़े फाड़ दिए और उसको खूब मारा, तो क्या है, अब बी पुलिस थाने में जाएगा और अपनी उसको आईओ को, जो उसका नाइट ड्यूटी पे ऑफिसर बैठा होगा, उसको अपनी रिपोर्ट लिखवाएगा। अब ऑफिसर को नहीं दिख रहा है भाई बी के पूरे कपड़े फटे पड़े हैं, तो ये क्या है, सीधा सीधा ये भी अफेक्ट है, ठीक है, कि हाँ भाई बी के साथ हुआ है। फ्रैक्चर्स ब्रूसेस ऑन द बॉडी एटसेट्रा, अगर भाई ए बी सी डी गैंग मेंबर्स है, किसी ई को उनकी धुलाई करनी है, ये सारे कॉलेज में पढ़ते हैं, ई एक शरीफ सा बच्चा है, ए बी सी डी गैंगस्टर्स है कॉलेज के। अब ए बी सी डी ने ई को इतना मारा मिलके चारों ने कि उसका क्या हुआ, उसके हाथ तोड़ दिया, उसका फ्रैक्चर कर दिया। अब उसके मम्मी पापा, ई के मम्मी पापा उसे थाने में ले जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, तो पुलिस ऑफिसर को नहीं दिखेगा कि भाई फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, लड़के की पिटाई हुई है, ठीक है, कोई अपना हाथ अपने आप तोड़ लेता है, नहीं, तो ये क्या है, और बॉडी पे हुई है, और भाई और भी अन्य भी चीज हो सकती है जो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल दिए, और भी बहुत चीजें हो सकती है जो सीधा सीधा रिजल्ट दिखाए, परिणाम दिखाए, नतीजा दिखाए कि हाँ भाई हुआ है फैक्ट इशू, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा नोट 3 ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स का। ये स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होती है पढ़ेंगे अब। स्टेट ऑफ थिंग्स इज द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, स्टेट ऑफ थिंग्स सेट है किसका, हालातों का, सर्कमस्टांसेस का, विच एग्जिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि अस्तित्व में है, और कब तक है, लंबे समय से वो अस्तित्व में चलते आ रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी रिपीटिशन ऑफ द सेम इंसिडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक ही इवेंट, एक ही घटना का रिपीटिशन है, बार बार वो होना उस घटना का। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ओल्ड एजड कपल वाले एग्जाम्पल में ए जो और बी जो कपल है वो अपने घर का एक दरवाजा, रूम नंबर 1 का दरवाजा खोलकर सो जाते, तो ये क्या है, ये स्टेट ऑफ थिंग है, ठीक है। अब मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 महीना हो गया, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, कभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे, कभी राजस्थान के रैपिड रिवीजन पे, कभी आईपीसी पे, कभी भारतीय न्याय संहिता पे, ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, कभी फैमिली लॉ पे, कभी किसी पे, कभी सीआरपीसी पे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो क्या है, मैं 1 महीने से लगा पड़ा हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, तो ये सीधा सीधा क्या है, ये क्या है, ये स्टेट ऑफ थिंग्स है। भाई मोहित डेली 2 वीडियो डालता है, जब रैपिड रिवीजन का टाइम था तो मैं 5-5 भी वीडियो डालता था 1 घंटे की। अब मोहित जब कोई भी रैपिड रिवीजन, कोई भी एग्जाम नियर नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो अपने व्यूअर्स को पढ़ाने के लिए 50-50 मिनट की 1 घंटे की 2 वीडियो डालता है। ये क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स है, ये रेगुलरली हो रही है, ठीक है। आप देखिए, इट कैन बी द रिपीटेशन ऑफ द सेम इंसिडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड अ बैकग्राउंड टू द हैपनिंग ऑफ सम इंसिडेंट दैट इज ईदर अ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो स्टेट ऑफ थिंग्स एक जड़ है, क्या जड़ है, कि भाई स्टेट ऑफ थिंग्स जो हो रही है और किसी व्यक्ति को ओकेजन मिलेगी, किसी ऑफेंडर को, और वो रेलिवेंट फैक्ट या तो फैक्ट इन इशू क्रिएट कर देगा उस केस में, ठीक है। दे प्रोवाइड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द सेम इंसिडेंट। ये क्या प्रोवाइड कर देता है, स्टेट ऑफ थिंग होती है भाई कि एक वस्तु, एक चीज रेगुलरली हो रही है, तो ये क्या है, ये सीधा सीधा ट्रस्टवर्दीनेस है, सीधा सीधा कि भाई जो जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको यकीन आ जाएगा, हाँ भाई ये चीज होती है और आज भी होगी, ठीक है। तो मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक लेडी है ए, उसको फैमिली टेंशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि भाई आज मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेती हूँ, 1 सेकंड रुकिए, वो सोचती है आज मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है, तो वो क्या सोचती है कि आज भाई एंड है, मेरे फैमिली ने तरह प्रेशर बनाने का, और वो मैरिड वूमन है, मेरा पति रोज पीटता है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो वो क्या करती है, रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। उसको पता है कि रेल यहाँ से सुई बहुत सारी रेलें आती जाती पास होती रहती है, और मैं क्या करूंगी, रेल के आगे कूद कर अपनी जान दे दूंगी, कट मरूंगी। तो क्या होता है आगे जाके,
उसको पता है स्टेट ऑफ थिंग्स है भाई, रेल तो रेलवे स्टेशन पे सू आती है इधर उधर, जब भाई दिन में कम से कम 2000 रेल चलती है रेलवे स्टेशन पे। तो क्या हुआ, वो गई रात के 7 बजे मतलब 8 बजे रात के, और एक रेल के आकर कूद गई। तो क्या हुआ, सीधा सीधा क्या हुआ, ट्रस्टवर्दीनेस थी ना उसको लेडी को कि भाई हाँ रेल आएगी और कोई भी रेल आ जाए मैं कूद दूंगी। क्या उसको ये पता था कि भाई कभी इस पे आज के दिन मैं जा रही हूँ तो आज के दिन सारी भूख हड़ताल हो जाएगी, 8 बजे रेल नहीं चलेगी सारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्टवर्दीनेस थी तभी वो लेडी रेलवे स्टेशन पे गई और रेल के आगे कूद मारी और मर गई। ठीक है, तो ये क्या है, सीधा स्टेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट नोट, ओकेशन एंड अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, अवसर और मौका। ओकेशन इज अ काइंड ऑफ एन इन्विटेशन, ओकेशन तो एक इन्विटेशन है, न्योता है। फॉर कमिटिंग फैक्ट इन इशू, और क्या घटित करने के लिए, फैक्ट इन इशू घटित करने के लिए, मतलब सब्सटेंटिव लॉ भारतीय न्याय संहिता की जो रिक्वायरमेंट है सेक्शंस की जिसमें पनिशमेंट दी गई है, उनकी रिक्वायरमेंट को घटित करने का ये क्या है, फैक्ट इन इशू की रिक्वायरमेंट को घटित करने का मौका है। ठीक है, अब वो है न्योता है, और रेलिवेंट है क्या, संदर्भित तथ्यों का घटित करने का। वेयर एज इफ एक्चुअली डेट इज कमिटेड, और जब वो एक्चुअली में फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट घटित हो जाता है मतलब कमिट हो जाता है, डेट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्यूज, तो यह क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी, मौका बन जाता है किसके लिए, अक्यूज अपराधी के लिए, मुलजिम के लिए। ठीक है, हाउएवर द ओकेशन इज रिपीटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और फिर भी जो मौका है वो रिपीट कर रहा है बहुत समय से, समय दर चल, पर एक दिन होता है एक्चुअल में रिजल्ट। डेट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स, तो वो भी पार्ट है भाई बहुत। अब देखो ए और जो बी हमारे एग्जांपल में कपल थे, वो कम से कम 5 सालों से अपना पीछे का दरवाजा, रूम नंबर 1 का दरवाजा खोलकर सो रहे थे, ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। पर ओकेशन तो, मौका तो चोर को एक ही दिन मिला ना, 5 साल से वो सो रहे थे, 5 साल 1 महीने के अंदर जो 5 साल निकले, फिर अगले जो 6 साल का पहला महीना निकला, चोर ने उनके घर में चोरी कर रहे ड्वेलिंग हाउस में। तो क्या हुआ, स्टेट ऑफ थिंग्स तो रिपीट कर रही थी बहुत लंबे समय से, पर घटना कमीशन चोर ने एक दिन किया, तो वो क्या हुआ, सीधा वो क्या हुआ, ओकेशन एंड अपॉर्चुनिटी वही है। ठीक है, ओकेशन तो कपल 5 साल तक दे रहा था, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को चोर ने किस दिन चुना, उस एक दिन चुना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ओकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब हमने क्या क्या पढ़ा भाई, पूरा अपना सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमने समझा, और हमने फिर नोट्स पढ़े कोज के, अफेक्ट के, स्टेट ऑफ थिंग्स के, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी के, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझे अच्छे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वो क्या है, सीधी लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 100% मैंने बहुत केसेस में देखा है जिसमें लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी प्रूव हो जाती है, और थोड़े बहुत कोरोबरेटिव एविडेंसेस भी लग जाती है साथ में। 100% अक्यूज को सजा होती है। एक केस में तो एक अक्यूज को लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो गई थी मर्डर के केस में, क्योंकि लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी उसमें एप्लीकेबल हो गई थी तुरंत। और वो किस में एप्लीकेबल होती, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में तो वो सेक्शन 7 में मिलता था हमें लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिलता है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। और सीधा किससे एमर्ज हो रहा है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, अपॉर्चुनिटी से, मौके से। ठीक है, मान के चलिए ए और बी रात को 10 बजे बियर पार्टी करने जा रहे हैं कहीं, ठीक है, क्लब में। बी बताकर गया है अपनी वाइफ को कि मैं ए के साथ जा रहा हूँ, वहां जा रहे हैं हम बियर पार्टी करने जा रहे हैं। अब ए के मन में क्या इंटेंशन है, क्या इलविल है, क्या बैड फेथ है, उसने क्या किया, बी को बियर पार्टी करने से पहले ही गोली मार दी रास्ते में। अब क्या हुआ भाई, अब केस फाइल होगा। बी जब घर लौट के नहीं आएगा तो उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में जाएगी, पुलिस स्टेशन में गई तो बोलेगी भाई कहाँ गया था वो, किसके साथ गया था, तो यहीं पे लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी एप्लीकेबल हो जाए। भाई वो मेरे को क्या गया था कि मैं ए के साथ जा रहा हूँ बियर पार्टी करने एक क्लब में, तो सीधा लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस तो नहीं करेगी, पुलिस तो अपने और इन्वेस्टिगेशन करेगी तब अरेस्ट करेगी, लेकिन कोर्ट में जब ट्रायल में जब केस साबित होगा, जब बी के मर्डर का केस साबित होगा, ए के ऊपर ए को हत्यारा ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी बहुत रेलिवेंट रोल प्ले करेगी। और सीधा किससे एमर्ज आउट होके आ रही है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, सीधा अपॉर्चुनिटी से, मौके से। ठीक है, अब देखिए लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस ऑफ केस, ये लीजिए सबसे इंपोर्टेंट अहम एविडेंस है ये केस के, मुकदमे का, फौजदारी केस का। ठीक है, अब देखिए एमर्जेस फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, और किससे निकल कर आ रही है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, बार बार बता रहा हूं, सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपॉर्चुनिटी से निकल करके आ रही है लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी। अब देखिए डिफेंस, इसमें डिफेंस क्या ले सकता है एक अपराधी अगर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी से उसको बचना है तो। देखिए इवेंट ब्रेक, भाई ए और बी हम जा रहे थे पर बी को फोन आ गया, हम जा ही नहीं पाए बियर पर, बी को फोन आ गया। किसका फोन आ गया,
उसके मामा का आ गया, उसके ताऊ का आ गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, फलाना फलाना, तू जल्दी से आ जा। तो वो कभी ए और बी जा ही नहीं पाए, इवेंट ब्रेक हो गया। बी अपने चला गया अस्पताल उनसे मिलने और ए अपने अकेला चला गया बियर बार में पार्टी करने। अब देखिए इवेंट ब्रेक हो गया था यहाँ। अब सेकंड डिफेंस क्या मिलता है, सम थर्ड फैक्टर इंटरवीन। ए और बी दारू पीने तो जा रहे थे, बियर पार्टी करने तो जा रहे थे बाहर में, क्लब में, लेकिन ए और बी जा तो रहे थे। अब क्या हुआ, कोई उस क्लब में उनका कोई और दोस्त मिल गया, ए और बी का कोई कॉमन फ्रेंड सी मिल गया, और सी की इंटेंशन है बी के प्रति उसका मर्डर करने की। तो सम थर्ड फैक्टर इंटरवीन कर गया, ठीक है। ए की भी इंटेंशन थी, लेकिन तब क्या हुआ, जैसे ही सी उसको दिखा क्लब में, सी ने जैसे फिर ए ने अपनी इंटेंशन छोड़ दी बी के प्रति, कह रहा ये तो उसका और कैड़ा दुश्मन है और तगड़ा दुश्मन है, ये मार देगा उसे, सी बी को मार देगा, मैं क्यों अपने हाथ कंधे करूं। तो क्या हुआ, थर्ड फैक्टर इंटरवीन कर गया, ठीक है। पहले तो बी को नशा करवाया सी ने, ठीक है, और फिर उसको मार दिया। ए का कोई रोल नहीं था इसमें। तो ये भी डिफेंस मिल सकता है ए को, अगर ए पर भी केस फाइल होगा, क्योंकि भाई नजरिए में तो ए और बी अपनी घरवाली को यही बोल के गया ना कि मैं ए के साथ जा रहा हूँ, उसको तो ये नहीं पता कि मैं सी के साथ जा रहा हूँ। पर क्लब में उनको सी भी मिल गया, जो कि रैंडमली कहीं से भी आ गया, लेकिन उनका दोस्त था वो। तो क्या हुआ, ए चला जाता है और सी मौका ढूंढता है, क्योंकि उसकी इंटेंशन भी थी मारने की, और क्या होता है वो कमिट कर देता है बी का मर्डर। तो सीधा सीधा क्या लगेगा, थर्ड फैक्टर इंटरवीन किया। स्टेट वर्सेस ए के ऊपर केस चलाएगी उसकी घरवाली मर्डर का। तो वो क्या कहेगा, सर मैं तो चला गया था, थर्ड फैक्टर ने इंटरवीन किया था, सी ने बी को मारा है, अब आप सी को पकड़िए। तो ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफेंस क्या मिलता है, रिबर्ट एंटायर थ्योरी। पूरी थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है केस में, अक्यूज का वकील उस थ्योरी को पलट करके रख देगा। थ्योरी लास्ट इन टुगेदर थ्योरी की जड़ों को हिला देगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई करते होंगे वकील तिकड़मबाजी, जो है क्रिमिनल वकील तिकड़मबाजी करते होंगे, पर अगर कोरोबरेशन पूरी की पूरी हो चुकी है लास्ट इन टुगेदर थ्योरी की, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। रिबर्ट वगैरह तो मैंने कभी देखा नहीं कि हो जाता है, पर 100 में से 99 केसेस में नहीं होता है लास्ट इन टुगेदर थ्योरी। अगर कोरोबरेटिव सब्सटेंस एविडेंस और लग जाते हैं तो कन्विक्शन होती है, और 1% केसेस में लगता है भाई रिबर्ट भी हो सकता है, पलट सकती है लास्ट इन टुगेदर थ्योरी, अल्ट पलट हो सकती है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस, क्या डिफरेंस प्रूव करना पड़ेगा रिबर्ट के लिए, डेट आई वॉज नेवर विद हिम डेट इज डिजीज, कि मैं कभी भी नहीं था उसके साथ, मेरे ऊपर आप लास्ट इन टुगेदर थ्योरी एप्लीकेबल कर रहे हो, मेरे ऊपर आपने मर्डर का केस चला रखा है। ए बोलता है बी का मैंने मर्डर नहीं किया, क्योंकि मैं उसके साथ तो कभी था ही नहीं, वो तो झूठ बोल के गया था अपनी घरवाली से। एक्चुअली में बी तो कभी मेरे साथ आया ही नहीं, वो तो अपनी घरवाली से झूठ बोल के गया कि मैं ए के साथ बियर बार में जा रहा हूँ। एक्चुअली वो गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो अब पलट दी ना पूरी स्टोरी, पलट दी। अब बी की वाइफ को तो लग रहा था वो बी ए के साथ गया बियर बार में पार्टी करने, पर अब ए पर जब केस फाइल हुआ, जब बी का मर्डर कर दिया उसकी गर्लफ्रेंड ने, तो क्या हुआ, ए पर केस फाइल हुआ, गर्लफ्रेंड बाहर घूम पूरी फ्री है। ए पलट करके रख देगा स्टोरी को, क्या पलट करके रख देगा, मैं तो इसके साथ कभी था ही नहीं, मैंने इसको फोन किया था कि भाई कहाँ है, बोला मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, कॉल डिटेल CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा लो और साफ हमारी रिकॉर्डिंग पता लग जाएगी उसी दिन की। तो ये क्या हुआ, पलट करके रख दी स्टोरी ए ने पूरी लास्ट इन टुगेदर थ्योरी की, जेब में रखा रह गया अब्यूजन का प्रोसिक्यूशन का लास्ट इन टुगेदर थ्योरी, ठीक है। ये होता है। अब देखिए प्रूव प्ली ऑफ एलिबाई। अब लास्ट इन टुगेदर थ्योरी अगर आपको रिवर्ट करनी है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्ली ऑफ एलिबाई लेनी पड़ेगी कि आई वॉज समवेयर एल्स, मैं जब बियर बार में जा रहा था, नाम तो घरवाली के आगे मेरा लेके गया, ए का लेके गया, पर मैं तो इसके साथ बियर बार में था ही नहीं, एक्चुअली मैं तो दिल्ली में था और वो मुंबई का नागरिक है भी, भाई मुंबई में तो मैं भी रहता हूँ, पर उस दिन जब वो बियर बार की बात करके अपने वाइफ को बोल के गया था कि मैं ए के साथ जा रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली में मुंबई में था ही नहीं, मैं तो दिल्ली में था, तो प्ली ऑफ एलिबाई ले लेगा, आई वो समवेयर एल्स, मैं तो और कहीं था। अब ए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, सारे एविडेंसेस दिखाएगा, भाई किस होटल में तू दिल्ली में रुका था, तूने किस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तूने किस किस के साथ मीटिंग की थी, वो सारे उनको गवाहों को वो पेश करेगा, और क्या होगा, ए बच जाएगा, प्ली ऑफ एलिबाई ले लेगा। अब सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें प्ली ऑफ एलिबाई देखने को मिलती थी, और हमें प्ली ऑफ एलिबाई अब कहाँ देखने को मिलती है, एक सेकंड रुकिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ देखने को मिलती है, एक सेकंड रुकिए, सेक्शन 9 में देखने को मिलती है हमें। पहले तो हमें सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्ली ऑफ एलिबाई आई वाज समवेयर एल्स देखने को मिलती थी, अब सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें देखने को मिलती है प्ली ऑफ एलिबाई, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली कन्विक्शन इफ कोरोबरेशन आर ऑल्सो, ठीक है। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, ये मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, डेफिनेटली पक्का कन्विक्शन सजा होगी एक दोषी को अगर कोरोबरेशन भी हो गई। कोरोबरेशन क्या होता है, सीधा सीधा भाई कोरोबरेशन होता है कि भाई लास्ट इन टुगेदर थ्योरी तो प्रूव हो रही है, पर साथ में कुछ और गवाहियां भी दो ताकि अच्छा लगे जज को, मजिस्ट्रेट को, कोर्ट ऑफ सेशन को, न्यायाधीश को,
पुख्ता मिल जाए, पक्का पक्का यकीन हो जाए भाई सारे सबूत तेरे खिलाफ है और तूने ही अब इसका मर्डर किया है, ठीक है। तो अब कोरोबरेशन हमें कहाँ दे रखा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोरोबरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दे रखा है कोरोबरेशन, भैया दे रखा है हमें सेक्शन 160 में, सेक्शन 160 में हमें कोरोबरेशन दे रखा है, सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। एक बार मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें इसमें कोरोबरेशन दे रखा है, ठीक है। अब प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी हुई थी। अब हम पढ़ते हैं नोट्स, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के नोट्स पढ़ते हैं, और ये आज की हमारी ये नोट्स ही पढ़ेंगे लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के, और फिर कल से हम मोटिव चालू करेंगे, ठीक है। कल से हम मोटिव चालू करेंगे, और कल से हम मोटिव चालू करेंगे जो कि थोड़ा कल मैं एक केस का नाम तो आज ही बता दूंगा लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का, उसके थोड़े बहुत फैक्ट्स ही बता दूंगा, और फिर कल से हम मोटिव वाला चालू करेंगे, ठीक है। मोटिव सेक्शन 8 मोटिव से चालू करेंगे। हम देखिए लास्ट टुगेदर थ्योरी के नोट्स पढ़ाता हूँ। लास्ट टुगेदर थ्योरी इज अ स्पीसी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। भाई लास्ट टुगेदर थ्योरी है ना, वो स्पीसी है, और किसकी स्पीसी है वो एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कॉन्सेप्ट है ना मौके का, अपॉर्चुनिटी का, उसकी स्पीसी है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी है जीनस, और लास्ट इन टुगेदर थ्योरी क्या है, स्पीसी है। मतलब लास्ट इन टुगेदर थ्योरी एक प्रजाति है, और जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, वो एक जाति है। मतलब भाई जाति बड़ी और प्रजाति छोटी सी। अब क्या होता है, इंसान ह्यूमन एक जाति है, और ह्यूमन में तरह तरह के पर्सन है, अफ्रीकन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, इंडियंस भी है। तो ये क्या है, ये प्रजातियां हैं अलग अलग, भाई मान के चलो यही होता है, ठीक है। अब विभिन्न तरह के कैट्स हैं, तो कैट्स तो एक पूरी जाति हो गई, जीनस हो गया। पर जो और टाइप ऑफ कैट्स है भाई, बिल्लियां तो हजारों तरह की होती है, तो वो क्या है, वो उस जीनस की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये समझ के चलो। तो ये कह रहा है लास्ट इन टुगेदर थ्योरी तो एक स्पीसी है, प्रजाति है, और अपॉर्चुनिटी जीनस है, ठीक है, जाति है। अब देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन द रूल दैट व्हेन टू पर्सन्स वर सीन टुगेदर एट लास्ट। तो यह इस रूल पर बेस्ड है कि जब दो व्यक्ति लास्ट साथ में देखा जाते हैं, इट इज वन ऑफ देम हु मे हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू कमिट द ऑफेंस अगेंस्ट द अदर। तो उनमें से ही कोई एक माना जाता है कि हाँ एक के पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि दूसरे के ऊपर कोई अपराध घटित करे वो, ठीक है। एंड देयरफॉर द बर्डन लाइज upon such surviving person to explain as to why it shall not be presumed that he didn't commit the offense। साबित करने का भार जो प्रोसिक्यूशन ने, जो सरकारी वकील ने, जो राज्य सरकार ने उसके ऊपर केस चला दिया है, जो दो व्यक्ति साथ में थे, अब ए और बी साथ में थे, अब बी का मर्डर हो गया है और ए लास्ट उसके साथ देखा जाएगा, तो बर्डन पूरा साबित करने का भार कि मैं उसके साथ नहीं, तो किसके ऊपर रहेगा, ऑब्वियसली ए के ऊपर रहेगा। वो अब कोर्ट को बताएगा, वो साबित करके दिखाएगा कि मैंने इसका मर्डर कमिट नहीं किया, मैं कभी उसके साथ था ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है। अब सेकंड पॉइंट लास्ट इंटरव्यू थ्योरी का, इट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी एज टू आउट ऑफ सेवरल पर्संस हु हैड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कमिट द ऑफेंस। तो ये किस थ्योरी पर बेस्ड है कि भाई कौन कौन से वो व्यक्ति थे जिनके पास बहुत उचित अपॉर्चुनिटी थी, मौका था कि वो ऑफेंस कमिट कर सके, ठीक है। There it is presumed that the person with whom the victim was last seen together had the best opportunity। यहाँ कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर लेता है कि विक्टिम जिसके साथ लास्ट सीन टुगेदर हुआ है, देखा गया है, उसने ऑफेंस, उसने एक अपराध घटित किया है उसके ऊपर। However, the court cannot raise the presumption as to the matter of routine। पर यहाँ प्रिजम्पशन, शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन नहीं लगाता, मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन लगाता है, और मैटर ऑफ रूटीन, कोई मैटर ऑफ रूटीन आमतौर पर ऐसी प्रिजम्पशन नहीं लगाता। भाई ऑब्वियसली कोरोबरेशन तो करना ही पड़ता था, अभी प्रिजम्पशन शैल की हो जाती है, ठीक है। रेदर अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस हैव टू बी एग्जामिन। ये लो, अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें मिलाव करना पड़ेगा, तभी लास्ट इन टुगेदर थ्योरी प्रूव होगी, और अन्य हालात कोरोबरेशन भी करनी पड़ेगी, तभी लास्ट इन टुगेदर थ्योरी लगेगी और एक ऑफेंडर को सजा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। The court has to examine the place and the circumstances in which they were last seen together। तो कोर्ट को, अदालत को क्या एग्जामिन, क्या परीक्षा करना पड़ेगा कि वो कौन सी जगह थी और वो कौन से हालात थे जिसमें विक्टिम को और अक्यूज को, ऑफेंडर को लास्ट देखा गया था। एंड ऑल्सो टाइम गैप बिटवीन द लास्ट सीन टुगेदर। और टाइम गैप भी तो वही कुछ चीज होती है, कितने समय पहले उनको लास्ट देखा गया था और कितने समय बाद विक्टिम की लाश मिली है। अब लास्ट सीन टुगेदर उन्हें देखा गया था 2 महीने पहले, लाश उसकी आज मिली है, लाश उसकी आज मिली है, ठीक है। उससे पहले वो 2 महीने पहले नहीं पता कितने लोगों से मिला था, उसकी वाइफ ने कंप्लेंट जमा करवाई है 21 तारीख को, 21 जून को, लाश उसकी आज मिली है 28 तारीख को, और देखा गया था वो उसके साथ 2 महीने पहले। तो क्या रेलिवेंट है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं लगा, तो ये इसका एग्जामिनेशन होगा। एंड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थर्ड फैक्टर इंटरवेंशन ऑल्सो हैज टू बी सीन। भाई पॉसिबिलिटी, कोर्ट हर संभव पॉसिबिलिटी यह लगाता है कि भाई
लास्ट इसके साथ देखा गया था, तो वो व्यक्ति प्रूव करते कि भाई थर्ड फैक्टर इंटरवीन कर देता, हम तो साथ थे लेकिन मेरे को सेट असाइड कर दिया था, एक तीसरा ही कोई व्यक्ति आ गया था जिसने इसके साथ ऑफेंस कमिट किया। तो यह भी कोर्ट को एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट इफ फाइंड्स दैट द सर्कमस्टांसेस टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर कोर्ट पता लगा देती है, कोर्ट फाइंड ढूंढ लेती है कि भाई सर्कमस्टांस जो हालात है केस के लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के और जो कोरोबरेटिव एविडेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इट में रेज द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 114। तो सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन रेस हो जाती थी। अब ये क्या हो गया है, सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस क्या होता है, बहुत ही वाइड पावर होती है सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में, कोर्ट के पास की बहुत वाइड पावर होती है, प्रिजम्पशन रेस कर देता है। अब ये सेक्शन 114 क्या बन चुका है, सेक्शन 119 बन चुका है। ठीक है, सेक्शन 119 बन चुका है। अब सेक्शन 114 जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो सेक्शन 119 बन चुका है। अब ठीक है, सेक्शन 119 बन चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ये साथ के साथ लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर है, कुछ भी सोच करके बैठ जाएगी। अब कोर्ट ने तो सोच लिया, अब तुम जिसे नहीं सोचवाना वो उसको कोर्ट को बताए कि जी ये तो गलत है, ये ले उसकी गवाही, आपने तो गलत सोच के बैठे हो, तो ये उसकी बर्डन है। अब ठीक है, कोर्ट अगर प्रिज्यूम कर लेती है सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है, तो उसको अगले व्यक्ति के ऊपर भार आ जाता है, बर्डन आ जाता है कि जिसको वह चीज अच्छी नहीं लग रही, जिस कोर्ट ने जो सोचा हुआ है, मतलब उसके खिलाफ जा रही है, तो वो उसको डिसप्रूव करेगा। ठीक है, तो यह होता है। एंड पुट द रिबर्टल अपॉन द अक्यूज, और रिबर्टल किसके पास चला जाएगा, रिबर्ट करने का भार किसके पास चला जाएगा, अपराधी के पास। द अक्यूज्ड में प्रूव, अब अक्यूज्ड क्या प्रूव करेगा, दैट ही हैड सेपरेटेड फ्रॉम द विक्टिम बिफोर द ऑफेंस, कि भाई अक्यूज्ड है तो ये प्रूव करते, रिबर्ट क्या करेगा अक्यूज्ड, अपराधी मुलजिम, कि भाई मैं तो सेपरेट हो चुका था, हमारे तो रास्ते अलग अलग हो गए थे, भाई ये बी मेरे साथ आया तो था बियर बार के क्या अपनी घरवाली से, पर रास्ते में ही सेपरेट हो गया था। भाई ए को फोन आ गया था कि अरे आजा तेरे चाचा की तो हार्ट अटैक आ गया, जल्दी से अस्पताल में आजा। तो ए बी से सेपरेट हो चुका था, और बी के अगले दिन लाश मिलती है गटर में। तो ये क्या होता है भाई, ए ये साबित कर देगा कि मेरा तो फोन आ गया था, कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवा लो, पता लग जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो मेरी। ठीक है, क्या पता लग जाएगा भाई ए को फोन आ गया था कि वो उसके चाचा के हार्ट अटैक आ गया, आजा। तो वो ए अगर प्रूव कर देगा कि हम सेपरेट हो गए थे, तो क्या होगा भाई, बर्डन ऑफ प्रूफ उसका वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो 100% वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन तो करेगा ही। अब देखिए, मे प्रूव दैट सम थर्ड फैक्टर इंटरवीन, भाई प्रूव करते, ए प्रूव करते कि भाई ए और बी हम जा तो रहे थे बियर पार्टी करने बियर बार में तब, लेकिन कोई बियर बार में सी दिख गया जो हमारा फ्रेंड था, और मैं चला गया घर, ए और बी और सी लास्ट बैठे रह गए। तो थर्ड फैक्टर इंटरवीन अगर ए प्रूव कर देगा तो बच जाएगा। सॉरी, मे प्रूव प्ली ऑफ एलिबाई दैट इज वाज प्रेजेंट एल्सवेयर एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस क्राइम वाज कमिटेड, या जो अक्यूज्ड है ए वो यह प्रूव कर दे कि मैं तो कहीं और था। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, बी अपनी वाइफ को कह के तो जाता है कि मैं ए के साथ जा रहा हूँ बियर बार में पार्टी करने, ठीक है, उसका बर्थडे है, लेकिन बी एक्चुअल में जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। तो अब उसकी गर्लफ्रेंड ही उसकी हत्या कर देती है। तो ए अगर साबित करते हैं जी मैं तो ये मुंबई में हुआ है क्राइम, हम मुंबई के रहने वाले, पर मैं उस दिन दिल्ली में था, मैं दिल्ली से मुंबई जिस टाइम क्राइम हुआ 10 बजे रात को इस बी का हत्या हुई है, क्या मैं दिल्ली से, मैं वहीं पे दिल्ली में था, ये लीजिए मेरे बिल, ये मेरे लिए सारी एविडेंस, ये होटल का मैनेजर रहा, ये जिसके साथ मैं मीटिंग कर रहा था, ये सारे गवारे आप पूछ लीजिए इनसे। तो प्ली ऑफ एलिबाई अगर वो जिस पर केस चल रहा है वो यूज कर देगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब लास्ट हम ये पढ़ते हैं पैराग्राफ, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी कैन नॉट मेड द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। भाई लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी जो में सेक्शन कौन से में देखने को मिलती है हमें लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, हाँ सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो हमें लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी देखने को मिलती है, अपॉर्चुनिटी से जो एमर्ज आउट होती है। तो ये मत सोच लेना कि मैं अकेला लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी प्रूव कर दी और अक्यूज को, मुलजिम को सजा हो जाएगी, जेल कटवाई जाएगी, नहीं। rather depending upon how strong the presumption is, corroboration by other evidences would be required। तो साथ ही साथ कोरोबरेशन और जो हालात हैं, जो अन्य गवाहियां हैं, कोरोबरेट करना पड़ेगा, तभी लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी भी एप्लीकेबल होगी, तो अपना रोल प्ले करेगी, तब कन्विक्शन होगी। अकेला लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी अगर कोर्ट लगा रहा है और जो अक्यूज के वकील से उसका डिस्प्रूव नहीं हो पा रहा है, अब्यूजन पर प्रोसिक्यूशन लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी प्रूव करके बैठ रहा है, लेकिन और अन्य हालात जो सर्कमस्टांसेस है केस से जुड़े वो प्रूव नहीं करा प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील, तो बिल्कुल भी सजा नहीं होगी अकेले इसके बेसिस पे। ठीक है, तो यह हुआ हमारा सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि बिल्कुल डिटेल में बताया। और अब इसका एक जजमेंट है, अगर जजमेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 5 की जो जजमेंट लिखना चाहो तो लिख लीजिए, दीपक चंद्रकांत
चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, दीपक चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 सुप्रीम कोर्ट, ये सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वो है, जजमेंट है, और ये सीधे सीधे लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पर केस लो है। अब इसमें बता देता हूँ क्या होता है, देखिए फैक्ट्स बता देते हैं। उसके दो पीपल होते हैं, एक्स और उसका ब्रदर होता है, ठीक है। अब एक्स की एक डॉटर होती है डी, तो एक वाई होता है, वाइफ की वाइफ होती है डब्ल्यू, और वाई का सन होता है, ठीक है। तो एक्स और बी ब्रदर होते हैं, ठीक है। वो डी हाँ ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा ही है ना, अगर मेरे पास वो रफ पैड होता ना उसमें समझाता, लेकिन ये केस लो है दीपक चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें सीधा सीधा मैं बताता हूँ, इससे नहीं पढ़ता, मेरे को याद आ गया ये क्या होता है इसमें। भाई दो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, मान के चलिए ए एक फैमिली और बी एक फैमिली है, ठीक है। ए एक फैमिली और बी एक फैमिली है, तो क्या होता है, ए अपनी बेटी को स्कूल बस में बैठाने जाता है और बी अपने बेटे को। तो वो देखता है, ए देखता है जब वो अपनी बेटी को स्कूल बस में बैठाने जाता है और बी का बेटा उसमें बैठा रहता है, तो वो क्या देखता है, वो देखता है ए उसमें अपनी बेटी को बैठाता नहीं, ये देखता है अरे ड्राइवर से लड़ने लग जाता है, अरे इसमें तो सारे लड़के बैठे हैं, मैं अपनी लड़की को नहीं भेजूंगा, मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ, मैं नहीं भेजूंगा इसको। तो वो कहता है बी, जो अपनी बेटी को बैठा होता है वहीं उसी बस स्टॉप पे, कहता है तेरे को ज्यादा टेंशन हो रही, इतने बच्चे बैठे स्कूल गोइंग स्किड सी तो है, क्या पंगे ले रहा तू। तो ऐसे में क्या होता है, ए को बुरा लग जाता है, इस बात का, अरे तूने मेरी बेइज्जती कैसे की, ठीक है। ए के बीच में, ए और बी के बीच में, उनके फादर जो तू छोड़ने आया अपने बच्चों को, उनके बीच में हेटेड कन्वर्जेशन होती है, हेटेड डायलॉग्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है, अब सीधा सीधा देखिए, फिर जो ए था वो अपनी बेटी को खुद स्कूल में छोड़वा देता है, मतलब खुद अपने छोड़ आता है। वो बी तो अपने बेटे को बस में भेज देता, पर ए छोड़ गया तो उसको। अब क्या होता है, स्कूल बस में नेक्स्ट ड्रॉप डी नोट ऑल पीपल इन द बस वर बॉयज, नॉट एनी गर्ल एक्सेप्ट अ डॉटर एंड नो स्टाफ ओनली इन गर्ल्स। X was of bad character. X creates scene. Y says to X that if you don't want to send your daughter, so do not send. Then Y said to X, who are you to say me? तो A बताता है, वो B उससे कहता है जिसका वो लड़का रहता है, भाई वो लड़के को छोड़ता है। A कहता है भाई इसमें तो सारे लड़के बैठे, मैंने अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा इनके साथ। तो B कहता है नहीं भेजना तो तू टेंशन क्यों ले, छोड़ा। तो A उसको कहता है कि भाई तू मेरे को सिखाने वाला कौन है, छोड़ा कह रहा तू। इसी बीच में उनकी स्कफल हो जाती है, ठीक है, ये मेन पॉइंट था। द बोथ वेंट टू देयर प्लेस, अब दोनों भाई स्कफल करके अपनी अपनी जगह पे चले गए। ए अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ा, फिर अपनी अपनी जगह पे चले गए। अब देखिए, एक्स ब्रदर बी वेंट टू स्कूल। तो अब जो एक्स का ब्रदर था, जो एक्स था, सॉरी जो बी था, जो लड़के को छोड़ने आया था, उसका ब्रदर स्कूल में जाता है, पता लग जाती है उसको, टेक एड्रेस ऑफ वाई, और ए का एड्रेस ले लेता है। कौन, जो बी का ब्रदर था, वो बी का ब्रदर था, कौन, बी का ब्रदर था। अब टेक एड्रेस ऑफ ए, अब जो बी का ब्रदर था वो एड्रेस ले लेता है ए का स्कूल में जाके, ठीक है। बी गो टू होम ऑफ ए, अब बी घर में चला जाता है ए के। डब्ल्यू ओपन गेट, अब जो ए की वाइफ है वो गेट खोलती है। बी से सेंड ए आउटसाइड, जो बी का भाई था, बी का ब्रदर था, वो कहता है कि ए को बाहर निकालो, उसकी वाइफ से बोलता है। अब देखिए, आई एम ब्रदर ऑफ बी, कि मैं बी का भाई हूँ, एंड ब्रदर हैड कोल्ड ए, और बोल रहा है कि मेरे भाई ने ए को बुलाया, ठीक है। वाई डू नॉट ओबे टॉक सेइंग ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। वाई गोज टू होम ऑफ एक्स एंड विद डब्ल्यू, तो जो ए होता है वो बी के ब्रदर के साथ उनके घर में चला जाता है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, भाई ए की वाइफ ने भी उन्हें देखा कि भाई कौन बुलाने आया, जब भाई जो सुबह लड़ाई हुई थी वो बस वाले का भाई बुलाने आया है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या हुआ, वो चले जाता है, ठीक है। जो ए है वो बी के घर पे चला जाता है, बी का भाई उसे घर पे बुलाने आता है। तो सीधे सीधा क्या होता है, अब अगले दिन भाई वो घर आता नहीं रात को लौट कर, तो उसका मर्डर हो चुका होता है। तो वाइफ के सामने वो गया है ना, जो बी का ब्रदर है वो ए को उसके घर से ही लेके गया है। तो सीधा सीधा यहाँ लास्ट सिम टुगेदर थ्योरी अप्लीकेबल हो रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ए की वाइफ ने पुलिस कंप्लेंट कराई, तो भाई सीधे सीधे उसके घर में पुलिस को जाना था, वाइफ ले गई। अब क्या हुआ, बी भाई शाउट कर रहा है अपने ब्रदर के ऊपर, और वो उनके घर में बिल्कुल रो राट का माहौल है, क्योंकि मर्डर कर दिया उन्होंने एक। तो क्या होता है, अब जैसे पुलिस उनके घर जाती है तो बी से पुलिस पूछती है कहाँ है इसका पति, कहाँ है, जो ये रो रही है महिला, इसका पति को तेरा भाई लेके आया था। वो सीधा सीधा कहता है कि वो देखो पीछे है ना, इसने मार के उसको दाब दिया है मेरे ब्रदर ने। तो सीधा सीधा क्या होता है, यहाँ लास्ट इन टुगेदर थ्योरी केस में एप्लीकेबल हुई थी दीपक चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 सुप्रीम कोर्ट में, और इसको बी के ब्रदर को सीधी यहाँ पे कन्विक्शन हो गई थी, सजा हो गई थी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें रोल प्ले बी ने भी किया था, मारा पिटाई करी थी, उसको भी हल्की फुल्की चोट मारने की सजा हुई थी, पर बी के ब्रदर को मर्डर की सजा मिली थी इस केस में, ठीक है। तो ये हमारा केस था जो लास्ट इन टुगेदर थ्योरी पे था, दीपक चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 सुप्रीम कोर्ट। अगर एक और लैंडमार्क जजमेंट लिखनी तो एक और लिख लीजिए आप, उस जजमेंट का नाम है
अब इसको मैंने क्वेश्चन राइटिंग करवाई हुई है इसकी। एक और जजमेंट लिख लीजिए आप, रेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी, सॉरी राम रेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट, ये भी इसी के ऊपर है। ठीक है, अब ये क्या है, राम रेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट, ये भी लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पर है। इसमें देखिए बस मैंने नोट्स बनाए हुए, इसमें क्या है देख पढ़ाता हूँ। इन द प्रेजेंट केस लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी इज डिस्कार्डेड एज देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट द विक्टिम वाज लास्ट सीन टुगेदर विद द अक्यूज। इस केस में लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी नहीं लगी थी, डिस्कार्ड हो गई थी, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था कि भाई विक्टिम को लास्ट अक्यूज के साथ देखा गया था। द ओनली प्रूव्ड फैक्ट इन द प्रेजेंट केस अगेंस्ट द अक्यूज आर फर्स्टली द क्वेरल एंड फर्स्ट बिटवीन देम फाइट बिटवीन देम कॉन्स्टिट्यूटिंग कोज एंड मोटिव फॉर द अक्यूज। बस ये एक एविडेंस था कि भाई हाँ कभी पहले इनकी लड़ाई हुई थी विक्टिम की और अक्यूज की, तो भाई क्या पता अक्यूज ने मोटिव बना लिया। बस ये वो था, एक फैक्ट था, बिटवीन देम एज कॉन्स्टिट्यूटिंग कोज एंड मोटिव फॉर द अक्यूज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5, 6 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिस्पेक्टिवली। Secondly, also the fact that the accused was trying to find out the whereabouts of the victim immediately before the commission of the offence, therefore relevant under section 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। In light of these fact, the chain of circumstantial evidence is not complete as to the proof of the guilt of accused. Hence, the accused shall be acquitted from the charge of the murder. तो उसको जो accused को सजा नहीं हुई थी इस केस में, क्योंकि लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं थी। बस क्या फैक्ट शो कर रहा था केस में कि भाई इनकी एक अक्यूज्ड है, बी विक्टिम है, तो इनकी 2-4 दिन पहले लड़ाई हुई होगी। ठीक है, ये दोनों ऑटो रिक्शा चलाने वाले थे। अब ए जैसे लड़ाई हुई, एक दिन मान के चलिए 1 जून को लड़ाई होगी उनके, तो 5 जून को ए बी का घर का पता घूमता बोल रहा। बस ये फैक्ट दिखाए गए थे और कुछ ना। और 6 तारीख को बी की जो वो ऑटो रिक्शा वाला था उसकी लाश पड़ी मिली थी। तो सीधा सीधा शक किस पर गया था, ए पर गया था, भाई उनकी लड़ाई भी हुई थी। बस ये फैक्ट था प्रूव करने के लिए। पर इसमें और भी बहुत चीजें हो गई थी कि ए ने बोल दिया जिस टाइम इसका मर्डर हुआ मैं ढूंढ तो रहा था इसका घर पर मेरे को मिला ही नहीं इसका घर। ठीक है, और अब जब बी की हत्या हुई थी, बी की लाश मिली उस दिन तो मैं शहर में ही नहीं था, उसने एलिबाई भी प्रूव कर दी थी, इसमें तो सजा नहीं हुई थी इसमें। तो जो बी की वाइफ थी, जो ऑटो वाले की वाइफ थी बी की, उसने बस ये बता दिया था कि भाई लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी भी इसमें क्यों नहीं लगी थी, क्योंकि ए बस पता घूमता हुआ ढूंढ रहा था उसका, ए बी के घर का पता ढूंढ रहा था, उसको लेके नहीं गया था साथ में, तो इसलिए लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हुई थी। और राम रेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट में एक्विटल हो गया था अक्यूज का। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम करेंगे सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करेंगे, जो कि मोटिव की बात होता है, मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट की बात होता है, व्यवहार कैसा होता है तो उसकी बात होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं, कल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कल करेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।